सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन में करने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आरसीएम बिजनेस के बारे में मैं स्पेशली यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे, आपने उन वीडियोस को देखा और काफ़ी सराहना आपने दी और आपके ही सुझाव के आधार पर इस तरह से मैं एक वीडियो की सीरीज ला रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा जो कुछ अभी तक सीखा, जो कुछ मैं सीख रहा हूँ वो आप तक पहुँचाने का मैं काम करूँगा। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या हो सकता है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा इसे अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें जहां आप चाहते हैं कि एक तरह से नॉलेज का विस्तार हो। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं वो समझिए। पहले सबसे पहली बात, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है। मैंने आज से पहले वीडियोस में बनाता था लेकिन मैंने कभी इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग पर वीडियो बनाने की नहीं सोची। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। लेकिन वीडियो बनाने का कारण जो प्रमुख रहा है वो ये रहा है कि अभी हाल ही के दौर में जो मैंने देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को डीफेम करने का काम किया जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है, ऐसा शो किया जा रहा है कि ये कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें लोगों को ठगा जाता है, लेकिन बिल्कुल ये गलत बात है। इसी बात को रखने के लिए मैं चाहता हूं कि सभी बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आगे आए, जो चाहते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से चीजों को होते हुए देखा, वो सामने आके फ्रंट में आकर उस चीज का बॉयकॉट करें जो कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के चलते मैं इस वीडियो की ये सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं लोगों तक नॉलेज को पहुंचाऊं, वो नॉलेज हम आपस में गैदर करें कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, क्या इसमें होता है, क्या इसका बिजनेस मॉडल होता है, उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है बेसिकली इसमें जो वितरण होता है, यानी कि जो सेलिंग होती है, यानी कि जो बेचने का काम होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे एक एक करके चेन के थ्रू नहीं आते। सिंपल यहाँ पर एक तरफ कंपनी होती है और एक तरफ कंज्यूमर होता है, बस इन दोनों के बीच में डायरेक्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सीधे सीधे एक्सचेंज होता है। बस ये है डायरेक्ट सेलिंग का मेन उद्देश्य। इसमें पैसा जो बचता है कंपनी का, एक एडवर्टाइजमेंट में पैसा बचता है, दूसरा कंपनी का जो अलग अलग ट्रेडिशनल जो चेन होती थी उससे ना जाकर उसका जो खर्चा बचता है, इस खर्चे को कंपनी कहीं ना कहीं रोटेट करवाती है लोगों के बीच में, लेकिन उसको किसी भी रैंडम तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। वो पैसे को जो दिया जाता है लोगों को, उसका एक मैथ्स होता है, उसका एक मैथमेटिक्स होता है, उसका एक बिजनेस प्लान होता है, उसका एक मॉडल होता है जिसके आधार पर, उस कैलकुलेशन के आधार पर पैसा आता है। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहूंगा जो अगर ऐसा कहते हैं, आपकी नजर में भी अगर ऐसे लोग हैं जो कभी आपको मिले जिन्होंने नेगेटिव बातें इसके बारे में करना चालू किया, आप सिर्फ उनसे एक सवाल पूछो कि आपने कितना काम किया, आपने जो काम किया क्या आप दिखाएं कि वो काम किया और वो बिजनेस के अकॉर्डिंग जो उसका प्लान दिया गया था, मार्केटिंग प्लान, आपने काम किया और उसके अकॉर्डिंग क्या आपको डिविडेंड नहीं मिला, क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। लोगों से गलती यहां पर होती है कि वो करते कुछ नहीं है, वो सोचते हैं कि हम करें कुछ ना लेकिन रिजल्ट आ जाए। आप ध्यान रखें, बिजनेस करने के लिए हमें लगभग 4 चीजों की जरूरत जरूर पड़ती है। सबसे पहली चीज हमें बिजनेस में पड़ती है कैपिटल की जरूरत, पूंजी की जरूरत। पूंजी चाहिए, आप किसी भी तरह का बिजनेस लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि आप एक छोटी सी एक शॉप खोलना चाहते हो, कि आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉप खोलने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहली बात, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रुपयों को लगाने की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, जरूरत पड़ती है भूमि की, लैंड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि आप जिस जगह पे बिजनेस लगा रहे हो सकता है आपको किराए की दुकान लेनी पड़े, लीज पे लेनी पड़े, रेंट पे लेनी पड़े, या आपका खुद का हो, ये सब चीजें, इसकी जरूरत पड़ती है भूमि की। तीसरे नंबर पे मैं कहना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती है, यानी आपका उद्यमशील होना जरूरी है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट जरूरत होती है वो होती है रिस्क। बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है, यानी कि आपको हमेशा एक जोखिम लेते रहना पड़ता है। आपने किसी चीज का बिजनेस खोला है, कोई आपने किसी मान लेते हैं परचून की शॉप खोली है, आपने कोई प्रोडक्ट्स रखे हुए, क्या उन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट, उनके एक्सपायर होने का खतरा नहीं है? क्या ऐसे ही और भी कितने सारे खतरे नहीं है? क्या उन खतरों के बीच में सामने वाला बिजनेस नहीं करता है। हर कोई बिजनेसमैन बिजनेस जब भी करता है एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ करता है। ये 3-4 चीजें हर बिजनेस में लगती है। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, यहां पर आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है। अगर आप समझे इस बात को, क्यों नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी बात, किसी भूमि की, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑफिस बनाने की अपना जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो पैन इंडिया वही आपका ऑफिस है। तीसरी बात, एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है, एक उद्यमशीलता होना जरूरी है, एक कंसिस्टेंसी का होना, एक परसिवियरेंस का होना, एक हार्ड वर्किंग होना, एक स्मार्ट वर्किंग होना, ये होना बहुत जरूरी है। रही बात रिस्क की, मैंने कहा रिस्क को हम डिफाइन अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। किसे आप रिस्क कहते हो, वो अपनी अपनी सबकी डेफिनेशन होती है, लेकिन अगर रिस्क के पर्पस से भी मैं बात करूं तो यहाँ रिस्क उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि रिस्क उसका है जिसने इन्वेस्टमेंट किया, जिसने पैसा लगा, जिसने 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए लगा रखे हैं। अगर बिजनेस नहीं चला, बिजनेस फ्लॉप हो गया, बिजनेस आइडिया फेल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उनका पूरा का पूरा जो रिस्क है वो 100% हो गया और उनका बिजनेस फेल हो गया। लेकिन यहां पर क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, तो रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट 0 को टेंड करता है। एक बात ये है डायरेक्ट सेलिंग का। अब आते हैं इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का क्या रोल है। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली करती क्या, वो कहती है कि आपके पास एक आपका नेटवर्क है, एक आपका ग्रुप है। जैसे मान लेते हैं, जब मैं कभी भी बात करता हूं बिजनेस के बारे में, स्पेशली जब मैंने आरसीएम बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चालू किया था शुरुआत में, आप खुद जाकर वीडियोस देखें, इस पे लाखों व्यूज आए, आप लोगों ने अपना प्यार उसमें दिया है। मैंने वीडियोस में कभी भी इस पर्पस से बात ही नहीं करी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने हमेशा जब भी आपको बिजनेस समझाया, अगर
आपको कई बार पता भी नहीं चला होगा मैं बिजनेस समझा रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। प्रोडक्ट भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करी कि जो जिसके कोई आम आदमी का कोई लिंक नहीं है। मैंने ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करी जिससे हमारा सीधा सीधा लिंक है। हम जानते हैं आज की डेट में बहुत सी चीज़ें होती है। मैं अक्सर जब भी लोगों से मिलता हूं मैं पूछता हूं कि आप किस प्रकार का फूड ऑयल खा रहे हैं। फूड ऑयल यानी कि जो खाने का तेल होता है किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। फिर जवाब आते हैं अलग अलग तरीके के, और फिर हमें यह भी देखने को मिलता है कि तरह तरह की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। वो उसका कारण क्या है? क्या हमने कभी सोचा कि ये खान पान की चीज़ें अगर इनमें ही मिलावट हो या खान पान की चीज़ों में हम गलत चीज़ों को अगर कंज्यूम कर रहे हो तो यही चीज़ें तो बनती है बीमारी का कारण। तो अगर हम लोग किसी को जाकर एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में और एक सस्ते प्रोडक्ट के बारे में जो कंपैरेटिवली इजियर उसमें रैंक में, आपको मैं एक और प्रोडक्ट का एग्जांपल फटाफट से देता हूं क्योंकि कुछ लोग नए होंगे, उन्हें शायद समझ ना आए कि प्रोडक्ट का मतलब ही कहना क्या चाहते हैं। देखिए, हम सभी लोग हम नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को कभी भी देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में न केवल सिर्फ आरसीएम का बल्कि और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो काम कर रही है उनकी इस बारे में ही तारीफ करता हूं कि वहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी रहती है। एक बार के लिए मार्केट प्राइस से उनके प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो भी सकता है, लेकिन सुने, नहाने का साबुन, आप लोग अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आपको कभी नहीं पता इस बारे में, आप एक छोटा सा काम करना, जो भी साबुन आप इस्तेमाल करते हो उन साबुनों में जाकर आप देखना, चाहे आप लक्स का करते हो, हमाम का करते हो, या आप रेक्सोना करते हो, या फिर आप कोई भी साबुन जो बाजार में चल रहा है, इवन आप लाइफ बॉय भी अगर यूज करते हो, तो आप इनमें देखना पीछे पे रैपर में बहुत छोटे उससे शायद आपको लेंस उससे देखना पड़े, कॉन्वेक्स लेंस से शायद आपको देखना पड़े। आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है ग्रेड 3, ग्रेड 2 का वो साबुन है। अब ग्रेड 3 और ग्रेड 2 का साबुन जब आप पता करने की कोशिश करेंगे क्या होता है सर, तो हमें पता चलेगा TFM जो होता है, टोटल फैटी मटेरियल जो होता है, उसके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है साबुन को, यानी कि कौन सा साबुन कितना अच्छा है। 76% से ऊपर TFM जिसका होता है वो ग्रेड 1 साबुन होता है। 70 से 75 के बीच का जो होता है वो ग्रेड 2 होता है, और इससे नीचे का जो होता है वो ग्रेड 3 होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है। लाइफ बॉय का साबुन ग्रेड 3 का साबुन है। आप अगर थोड़ा सा एक बार गूगल सर्च करके देखने की कोशिश करें, लक्स का साबुन, रेक्सोना साबुन या लाइफ बॉय का साबुन या फिर जो भी हमाम का साबुन, जो भी आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सुने, अगर आप सिर्फ एक बार उनके ग्रेड चेक करने की कोशिश करें तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के साबुन है। ये हमारी स्किन पर डायरेक्ट जा रहे हैं, स्किन को खराब कर रहे हैं, फिर स्किन खराब हो रही है, फिर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, हम अपनी स्किन को दिखा रहे हैं, उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट, फिर बीमारियां यहीं से शुरू हो रही है। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बोली, एक साबुन की बात। बस उसी तरह की चीजें मैं डिस्कस करता हूं लोगों से। मैं कहता हूं आप बड़ी कीमत भी दे रहे हो, आप ज्यादा कीमत भी दे रहे हो। मजे की बात यह है, आप ज्यादा कीमत दे रहे हो और खराब चीज घर लेकर आ रहे हो, सिर्फ कारण एक है कि सेलिब्रिटी ने बोला कि ये लेना है इसलिए हम ले रहे हैं। आप नहीं ले रहे अच्छा साबुन, कीमत कम होने के बावजूद भी नहीं ले रहे, अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी नहीं ले रहे। कारण यह है कि मैं बोल रहा हूं इसलिए ले रहे क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं। बस फर्क इतना सही है। हमें सिर्फ अपनी आंखों को खोल के देखने की जरूरत है कि जो जाहिरात, जो हमें विज्ञापन दिखाई जाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, उसका हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है आज की डेट में पता करना। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये रहता है, जब आपका प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस रहता है, जब आपको प्रोडक्ट के बारे में खुद जानकारी रहती है, तो आपको पता लगता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप एक नोबल वर्क कर रहे हो, आप लोगों तक एक सही प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचा रहे हो, और इसी जानकारी को पहुंचाने का ही कंपनी आपको पैसा देती है, इसी जानकारी को पहुंचाने का। क्या एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हीरो हीरोइन, सेलिब्रिटीज, एक्टर एक्ट्रेस, क्या उन्हें पैसा नहीं मिलता? क्या आप कहेंगे कि वो गलत पैसा है? क्या आप कहोगे कि वो ब्लैक मनी है? वो ब्लैक मनी नहीं है सर। वो अपनी ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सामने आकर बोल दे रहे हैं कि इस साबुन से नहाइए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ले रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल किया। कोई गलत नहीं कर रहा, लेने वाले ले रहे हैं। सवाल यह कि आप ले क्यों रहे हो? लिखा हुआ आप क्यों नहीं देख रहे? आप क्यों नहीं देख रहे जो लेने वाला है? इसीलिए कहने का मतलब वही है कि जब यहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, अपने प्रोडक्ट को लेके जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी जो गलती की जाती है, आमतौर पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा हुआ है, आमतौर पर डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि उनमें जो सबसे बड़ी गलती जो होती है, सामने से मैं कभी किसी को नहीं बोल पाऊंगा, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, वो जो गलती होती है वो यही होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहला प्रोडक्ट कुछ और नहीं बल्कि स्वयं हम हैं। जब हम किसी के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं तो हमसे बड़ा प्रोडक्ट उस समय कोई नहीं है। कंपनी को सामने वाला बाद में जानता है, पहले आपको जानता है, और आपको जाना ऐसे जाएगा, आप अपनी वैल्यू को ऐसे बढ़ा सकते हो कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए, जिन प्रोडक्ट्स को आप लेके जा रहे हो, जिस बिजनेस मॉडल के बारे में आप बात करने जा रहे हो, उस बिजनेस मॉडल के बारे में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको उसमें एक विजन दिखना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं 10 लोग जोड़ दूंगा, 15 लोग मेरे नीचे जुड़ जाएंगे तो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मिथ जो लोगों के मन में यहां पर रहता है वो ये कि सर मेरे नीचे कोई बहुत अच्छी डाउनलाइन आ जाए, बस एक इस तरफ आ जाए, एक इस तरफ आ जाए, बिजनेस चल पड़ेगा अपना। ये सोच अगर आपकी है, मैं आपको प्लीज बोलना चाहूंगा इसको सुधारें, जरूर सुधारें, क्योंकि ऐसी सोच के लोग कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आपकी डाउनलाइन आपके लिए काम करे, आपकी डाउनलाइन कभी आपके लिए काम नहीं करेगी। आपकी डाउनलाइन होना भी नहीं चाहेगी तब तक जब तक कि उसको आप में कुछ योग्यता न दिखे। वो तब तक आपकी डाउनलाइन होना नहीं चाहेगी जब तक कि उसे ये ना लगे कि आप उससे किसी मामलों में ऊपर हो।
तब तक वो आपकी अधीनता, डाउनलाइनपन स्वीकार नहीं करेगी। अधीनता का सेंस मेरा वैसी अधीनता नहीं है, अधीनता का मतलब है मेंटल लेवल पर एक डिवोशन उनके मन में कभी नहीं आ पाएगा आपके लिए। जो एक सफल अपलाइन होती है वो ऐसी होती है कि अपनी डाउनलाइन से 10 गुना काम करती है। अगर उन्हें कभी डाउनलाइन ऐसी मिल गई जो कि बहुत जबरदस्त काम कर रही है, तो ध्यान रखें अपलाइन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनसे भयंकर काम करके दिखाए, ताकि डाउनलाइन को फक्र हो कि मेरी अपलाइन ये है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग ये बोलते हुए सुनाई देते हैं कि सर हमारे साथ ना काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, हमारे साथ डाउनलाइन हमें अच्छी नहीं मिल पा रही। डाउनलाइन कभी अच्छी नहीं मिलती है, अपलाइन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। डाउनलाइन कभी अच्छी मिलेगी नहीं, वो आपकी पात्रता है कि आप क्या उनको कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। कहा जाता है कि हर इंसान के उसमें, जैसे ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्के उसमें हमेशा होते हैं। ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के हमेशा होते हैं। ये किस्मत आपकी है कि शुरुआत के 4 पत्ते जो आपने खोले वो इक्के निकल गए, या ये किस्मत आपकी है कि लास्ट के 48 पत्ते खोलने के बाद जो 4 पत्ते निकले वो इक्के। ये होता है, इक्के सबको मिलते हैं, सबके पास आते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उन इक्कों को संभालने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पात्रता क्या आप में मौजूद है, क्या अपलाइन में मौजूद है। अगर मौजूद होता है तो डाउनलाइन काम करता है, और सिर्फ डाउनलाइन के काम करने से कुछ नहीं होता। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में एक बहुत भयंकर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बहुत प्यारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया तो डेफिनेटली बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमने एक अच्छे तरीके से, एक समझ के साथ, सिर्फ इस उससे नहीं कि तुरंत के उद्देश्य से नहीं, डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट एक ऐसा बिजनेस है जो एक बार ट्रैक पे अगर आ गया, ट्रैक पर प्रॉपरली आ गया, अगर आपने एक बार अपनी जो नेटवर्क है उसे प्रॉपरली बिल्ड कर दिया, प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपको मेहनत लगेगी। मैं बोलना चाहूंगा आपको, एक बारी में आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा 3 से 4-5 साल का समय भी आपको लग सकता है, आराम से लग सकता है। 5 साल का भी समय आप मानकर चलो, इतना लग सकता है आपको नेटवर्क बिल्ड करने में। ये वो नेटवर्क होगा जब आपने 5 साल का बिल्ड कर दिया, तो आप अगर बैठे भी रहोगे तो एक बारी के लिए आपका स्टेबल रहेगा बिजनेस। लेकिन फिर वो इंसान जिसने 5 साल तक मेहनत की वो बैठता नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। अब उसका काम थोड़ा अपग्रेड हो जाता है, पहले वो भाग रहा था, वो मैनेज करता है, बस ये चीज़ों में फर्क आने लग जाता है। तो और जो भी थोड़ा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं वो वैसे भी चाहते नहीं है कि वो बैठे, बस ये है कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलने की दे रही है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, कोशिश करें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। आपको जिन्होंने भी ये वीडियो भेजा, आप कोशिश करें उनसे पूछें, बिजनेस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। यूट्यूब है, गूगल है, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। ऑथेंटिक सोर्सेज से पता करने की कोशिश करें। यूट्यूब है, गूगल है, इससे बात नहीं बनती। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो फर्जी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो काम की नहीं है, जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, जो आपको हो सकता है एक बारी के लिए आपको भ्रमित कर दे। तो ऐसों के लिए फिर अगर आपके पास कुछ भी इस तरह का कोई संसाधन नहीं है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा नंबर, आप इससे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ आगे जानकारी लेनी है, बिजनेस को साथ मिलकर करना है, ये किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। तो माय फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी, ये बहुत रही होगी। मैंने अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगले आने वाले वीडियोस जो होंगे उसमें मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर बात करूंगा कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाना चाहिए, कैसे हमें अपनी लिस्टिंग करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें कॉन्टैक्ट की लिस्टिंग को सिंक्रोनाइज करना चाहिए, जिससे हम अपने जो नेटवर्क है उसको आगे बिल्ड कर सकते हैं। नेटवर्क को सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कई बार हमारा नेटवर्क बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बारी में तो हमने बहुत पीक पे गए, लेकिन उसके बाद नेटवर्क गिरता रहता है। तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, और ऐसे ही बहुत से और टॉपिक्स के बारे में, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप लोगों के मन में एक अवेयरनेस फैले। उसके लिए ये वीडियोस मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहूंगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, जो भी आपको इस वीडियो में जिस भी पॉइंट के रिगार्डिंग लगाओ, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।